दोस्तों साल 1918 में फीफा एक मोस्ट पॉपुलर और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरी, लेकिन आज कई सारे देश दुनिया का सबसे वो करप्शन और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। कई सारे फुटबॉल फैंस और फुटबॉल प्लेयर भी कतर में चल रहे वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऊपर से इतना साफ सुथरा नजर आने वाला फीफा आज इतना कंट्रोवर्सी से कैसे हो गया, और फीफा के कौन से वो डार्क सीक्रेट है जिसे दुनिया के मोस्ट बिजनेस में से एक बनाते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फीफा के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करेंगे। दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल का कंट्रोल फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के हाथ में है, जिसे शॉर्ट में हम फीफा के नाम से जानते हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में 7 राष्ट्रीय संघों ने मिलकर की थी, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल थे। उस समय इसे शुरू करने की वजह देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप को बढ़ावा देना था, और शुरुआत के उस दौर में फीफा ने बखूबी किया भी। आज की अगर बात करें तो फुटबॉल का सबसे रिप्यूटेड और फेमस इंटरनेशनल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप ही है, जो वनडे क्रिकेट की तरह हर 4 साल में एक बार होता है। इस टूर्नामेंट को ऑलमोस्ट पूरी दुनिया देखता है, और इसके व्यूअर्स लगभग ओलंपिक खेलों से दुगने होते हैं। अब दोस्तों वर्ल्ड कप को कौन सा देश होस्ट करेगा ये काफ़ी पहले तय हो जाता है, जहां 2010 में ही तय हो गया था कि 2018 और 2022 को कौन से देश वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, जिसमें 2022 का जिम्मा कतर को दिया गया था, और वही 2018 का वर्ल्ड कप रशिया में खेला गया था। दोस्तों इतिहास की नज़र से देखें तो कतर में चल रहा ये वर्ल्ड कप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा पहला वर्ल्ड कप है जिसे एक एशियन कंट्री को होस्ट कर रही है। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ये बहुत सारे विवादों और कंट्रोवर्सी से गिर गया है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों में इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यूं कि फीफा के एक्स चेयरमैन सेप ब्लैटर ने यह कह दिया कि फीफा की होस्टिंग कतर को देना ये पूरी तरह से इलीगल है। देखा जाए तो फीफा ने जब 2010 में कतर को ये वर्ल्ड कप होस्ट करने को दी थी, तब इस पे सवाल उठने लगे थे। लोगों को डाउट इसलिए हुआ क्योंकि कतर की फुटबॉल टीम कभी विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुई थी। साथ ही कतर का गर्म मौसम फुटबॉल जैसे खेल के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। यहाँ तक कि कतर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम भी मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद भी इसने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री को बिडिंग में हरा दिया था। दोस्तों शुरुआत के लगभग 75 साल तक फीफा पर इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं आई थी, तो फिर आज फीफा की इमेज इतनी ज़्यादा खराब कैसे हो गई? अगर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करें तो पता चलता है कि इसकी शुरुआत 1978 के वर्ल्ड कप से शुरू हुई थी, जिसे अर्जेंटीना ने होस्ट किया था। बात है 1966 की ताशकंद समझौता और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु का मातम छाया था। उसी दौरान अफ्रीका में भयानक मारकाट मची हुई थी, और कई देशों में सत्ता का तख्तापट चल रहा था। एशिया से लेकर अफ्रीका तक बवाल चल रहा था। इसी बीच दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीत गया, और उसी साल तय हो गया कि 1978 का वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में खेला जाएगा। फिर धीरे धीरे वो समय आ गया। उस वक्त अर्जेंटीना में तानाशाही चल रही थी। हर रोज़ लोगों को मारे जाने की खबरें आ रही थी। सरकार का विद्रोह करने वाले को बुरी तरह मारे जा रहे थे। ऐसे माहौल में अर्जेंटीना के लोग बड़ी ही मुश्किल से इस मैच को देखने के लिए तैयार हुए थे। साथ ही दुनिया के कई देश वर्ल्ड कप को बाइकआउट भी कर रहे थे, लेकिन अर्जेंटीना के तानाशाह जॉर्ज राफेल विडेला ने झूठे सच्चे वादे करके सभी देशों को राजी कर लिया। मगर अभी बड़ा धमाका होना बाकी था। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड कप शुरू होने के 2 साल पहले ही 1976 में कमेटी के सदस्य की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। बाद में पता चला कि वो टूर्नामेंट में बढ़ते फालतू खर्चे पर सवाल उठा रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद जॉर्ज राफेल ने वादा किया कि वो अब किसी भी तरह का कोई खून खराबा नहीं होने देंगे, क्योंकि वे इस टूर्नामेंट के जरिए अंदर से टूट रहे अर्जेंटीना का ध्यान देश में फैली अराजकता से हटाकर फुटबॉल पर लाना चाहते थे। दोस्तों पॉलिटिक्स की दुनिया में इसे स्पोर्ट वॉशिंग कहा जाता है। स्पोर्ट वॉश का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या सरकार अपनी खराब इमेज को सुधारने के लिए किसी बड़ी इवेंट की मदद लेती है। इसमें लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, और नीदरलैंड ने 2 मैचों जीत लिए। अब नीदरलैंड को पता था कि अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचने के लिए अपना आखिरी मैच 4-0 से जीतना होगा। अगर दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसने इसे इतिहास का सबसे घटिया और विवादित में से एक वर्ल्ड कप बना दिया। हुआ यूँ कि इस मैच में अर्जेंटीना के सामने था पेरू, जहां अर्जेंटीना ने पेरू को 6-0 से हरा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर शक ये पैदा होता है कि जिस पेरू ने इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम नीदरलैंड को 6-0 पर ही रोक दिया था, वही टीम अर्जेंटीना के खिलाफ फर्स्ट हो गई, वो भी 6-0 से। यहाँ तक कि पेरू के कोच ने इस मैच में ही अपने बेस्ट प्लेयर को वापस बुला दिया था, और इन सब बातों ने लोगों के मन में मैच फिक्सिंग का एक शक पैदा कर दिया। कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इस जीत के बदले में पेरू को भारी मात्रा में अनाज मिलता, और अर्जेंटीना के एक सेंट्रल बैंक में पेरू के अकाउंट को
अनफ्रीज करने से लेकर पेरू के 13 कैदियों को आज़ाद भी कर दिया। हालांकि दोस्तों अर्जेंटीना और पेरू के बीच मैच फिक्सिंग का कोई भी सबूत अवेलेबल नहीं है, लेकिन 25 जून को जो हुआ वो सभी ने देखा। इस पूरे मामले में जॉर्ज इफ्राइल के साथ फीफा को भी बराबर का जिम्मेदार माना गया था, क्योंकि ये फीफा की जिम्मेदारी है कि सभी मैच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ खेला जाए, और ये पहली बार था फीफा के नाम से इतना बड़ा विवाद सामने आया। दोस्तों फीफा का नाम खराब करने में किसी एक इंसान को जिम्मेदार माना जाए तो वो स्लिप ब्लैटर है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, क्योंकि उन्हीं के आने के बाद फीफा के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और करप्शन जैसी चीज़ें साथ हुई। स्लिप ब्लैटर ने 17 साल तक फीफा को एक एज ए प्रेसिडेंट की लीड किया था, और इसी दौरान कई कंट्रोवर्सी के साथ उनका नाम भी आया। फॉर एग्जांपल 2011 में ब्लैटर ने अपने करीबी दोस्त मिशेल प्लेटिनी को इलीगली $2 मिलियन ट्रांसफर किए थे, और 2015 में इसी मामले के चलते ब्लैटर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वही फीफा ने ब्लैटर और प्लेटिनी दोनों पर किसी भी फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल होने से 8 साल का बैन लगा दिया था। दोस्तों जिस साल ब्लैटर ने रिजाइन किया था उसी साल फीफा के अंदर और भी कई बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ। द लॉस एंजलिस टाइम्स के अकॉर्डिंग फीफा के उस समय के ऑफिशियल पर $150 मिलियन की बराबरी का खुलासा हुआ था। इस मामले में पूरे 9 लोग शामिल थे, इसमें से 7 लोगों को उसी समय अरेस्ट किया लिया था। जांच में पता चला कि ये सारे रिश्वत लेकर वर्ल्ड कप के होस्टिंग के लिए, वोट खरीदने के लिए और बेचने के लिए काम कर रहे थे। और दोस्तों अब यही आरोप कतर में चल रहे वर्ल्ड कप पर भी लगा रहे हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप को कौन सा देश होस्ट करेगा इसका डिसीजन फीफा की एग्जीक्यूटिव टीम कर लेती है, जिसमें 2010 के दौरान टोटल 24 लोग शामिल होते थे, लेकिन न्यू रूल के अकॉर्डिंग अब इस कमेटी में 34 लोग सदस्य होते हैं। 2010 में ये जब 24 लोग 2022 वर्ल्ड कप का फैसला कर रहे थे, तब उस कमेटी में मौजूद 2 लोगों को हटा दिया गया था, क्योंकि इन 2 लोगों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। और बाद में और भी कई लोगों के नाम सामने आए, और रिश्वतखोरी के उस मुद्दे पर आज भी यानी 12 साल के बाद भी जांच चल रही है, और इन्हीं लोगों की वजह से फीफा का नाम इतना खराब हो चुका है। कुछ लीक हुए डॉक्यूमेंट में ये भी दावा किया जा रहा है कि कतर की मीडिया कंपनी अल जज़ीरा ने 2022 कतर वर्ल्ड कप को ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए सीक्रेटली फीफा को $400 मिलियन ऑफर किए थे, और यही वजह है कि आज ज़्यादातर लोग कतर में हो रहे वर्ल्ड कप को एक गलत फैसला मान रहे हैं, क्योंकि एक तरह कतर का मौसम फुटबॉल खेलने के लिए सूटेबल नहीं है। साथ ही उस वक्त कतर इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि जब कतर को होस्टिंग दी गई तब वो वहाँ जल्दी 8 फुटबॉल स्टेडियम बनाए गए, जिसके लिए मजदूरों से हार्ड कंडीशन में हर रोज़ कई घंटे एक्स्ट्रा काम कराया गया। दोस्तों 2021 में द गार्डियन के एक रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ कि 2010 से लेकर अब तक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के करीब 6500 से अधिक मजदूरों की कतर में मौत हो चुकी है। दोस्तों इन सारे विवादों के बावजूद 20 नवंबर 2022 से कतर में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, भले ही ये इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो, और इसे दुनिया में कितने भी बॉयकॉट ट्रेंड चल रहे हो, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की पॉपुलैरिटी अभी वैसी ही बनी हुई है। दोस्तों फीफा आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 211 देशों की नेशनल टीमें जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि फीफा खुद अपने आप में दुनिया में कई देशों से ज़्यादा पावरफुल है, और यही वजह है कि फीफा से जुड़ा कोई भी विवाद पूरी तरह से बाहर आने से पहले ही दबा दिया जाता है।